कलम के सिपाही को कोटि नमन है। तुम्हारी याद में यह भेंट श्रद्धा सुमन है। उल्लसित दिगंत इस जयंती के अवसर पर तुम्हारी कीर्ति रश्मियों से झिलमिल साहित्य का प्रांगण है। प्रेमचंद। प्रेमचंद महज एक नाम ही नहीं बल्कि भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा है। कथा सम्राट के पद से विभूषित होने वाले इस लेखक की पात्रों की झलक हमें घर घर में दिखाई देती है। कहा जाए तो इस महान विभूति की कथाओं को आत्मसात किए बिना भारतीय चरित्रों को समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। आज 31 जुलाई 2020 हम सब इसी महान लेखक की 140वीं जयंती मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साहित्य आकाश के इस जगमगाते सितारे को नमन करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता की इस छोटी सी प्रस्तुति में एक ओर जहां उनके व्यक्तित्व को स्पर्श करते हुए उनके जीवन के कुछ अनमोल क्षण हैं, वहीं दूसरी ओर स्वरचित कविता की आवृत्ति हमें लेखक के दर्द का एहसास करवाती है। उनकी रचनाओं के पात्रों की पुकार भारतीय समाज की सच्चाई बयां करती है, तो बच्चों के मुखारविंद से उनकी कथाओं का वाचन हमारे हृदय को छू लेता है। सुबह सवेरे ही श्यामा और केशव नहा धोकर कार्निस की ओर जाने को तत्पर थे, जहां चीरा चिड़िया के जोड़े का बसेरा था और उनके बच्चों को देखने की उनमें उत्सुकता थी। तभी माँ तश्तरी में दूध और जलेबी लिए वहां आ जाती है। अरे बच्चों, कहाँ भागे जा रहे हो? दूध और जलेबी तो खाते जाओ। माँ, हमें बहुत ही जरूरी काम है, आते हैं। क्यों भैया, बच्चे निकल आए हैं क्या? अब तो वे फुर्र से उड़ जाएंगे। नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे तभी तो वे उड़ेंगे। चिड़ा चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएंगे? पता नहीं, चलो चलते हैं, नहीं तो अम्मा डांट सुनाएगी। क्यों नहीं, हम उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दें? तुम ठीक कहती हो, फिर उन्हें उड़कर कहीं जाना नहीं होगा। दाने का तो इंतजाम हो गया, पर बच्चों को तो धूप लगेगी। सो तो है, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं, पानी की प्याली और थोड़ा सा चावल रख देते हैं। दोनों बच्चों ने माँ से छिपाकर कपड़ा और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का प्रबंध कर लिया। पर यह क्या, टोकरी में तो छेद है। यह तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से तो धूप जाएगी। टोकरी के सुराख को कागज से बंद कर दूंगा और उसे एक टहनी से टिका दूंगा। केशव और श्यामा ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दोपहर का वक्त चुना। जो ही अम्मा की आंखें लगी, दोनों दबे पांव निकले। ठीक से स्टूल पकड़, नहीं तो उतरकर पीटूंगा। ठीक से ही पकड़ी हूँ भैया, पर यह तो बताओ कि घोंसले में कितने बच्चे हैं? दोनों चिड़िया उड़ गए हैं, यहाँ 3 अंडे हैं। जरा हमें भी दिखा दो, वे कितने बड़े हैं? जरा धीरज रख, दिखा दूंगा, पर पहले मुझे कपड़े और टोकरी पकड़ा। अंडे तिनकों पर पड़े हैं। लो टोकरी और कपड़े, अब तो अंडे दिखा दो भैया। पहले कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को उस पर रख दूं। चलो, ये काम तो हुआ। अब जरा पानी की प्याली और दाने देना।
लो भैया पकड़ो, पर अब तो दिखा दो, अब स्टूल पर मैं चढ़ूंगी। अरे पगली, तू गिर पड़ेगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल को अच्छी तरह पकड़े रहना। अरे तू क्या करेगी देखकर? तीनों अंडों को मैंने बड़े आराम से गद्दी पर रख दिया है। तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं अम्मा से सच जाके कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते। तभी माँ की नींद टूटी और वह श्यामा और केशव को ढूंढते ढूंढते कार्निस के पास आ गई। भरी दोपहरी में तुम दोनों यहाँ कौन सा तमाशा कर रहे हो? चलो यहाँ से और दोनों चुपचाप सो जाओगे। 4 बजे श्यामा की नींद खुली। बाहर जाकर कार्निस के पास उसने जो कुछ भी देखा उससे सन्न रह गई। दौड़कर आई और केशव को जगाकर अपने साथ लेकर गई। अरे ये अंडे नीचे कैसे गिर पड़े? और अंडे में से क्या निकल रहा है? पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। बच्चे कहाँ उड़ गए? अंडे तो फूट गए। तभी उन्हें ढूंढती हुई माँ वहां आ जाती है। तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तुम लोगों ने अंडों को जरूर छुआ होगा। माँ, केशव ने अंडों को छुआ था। क्यों रे केशव, तुम वहां पहुंचा कैसे? और कैसे, स्टूल पर चढ़कर भैया वहां पे पहुंचे थे। स्टूल तो तू ही थामी हुई थी। तूने ही तो कहा था भैया। केशव, तू इतना बड़ा हो गया है पर तुझे यह नहीं मालूम कि चिड़ियों के अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को फिर कभी नहीं सेती। क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, जाने ले ली दुष्ट ने। मैंने तो सिर्फ अंडों को ही गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मेरा नादान बच्चा, इसे यह भी नहीं मालूम कि गद्दी पर अंडों को रखना ही इसकी बड़ी गलती थी। इस घटना को कई दिन बीत गए पर केशव के मन से अपनी गलती का अफसोस नहीं जाता था। उसने रक्षा करते हुए अनजाने में अंडों को छूकर उन्हें नष्ट कर दिया था। अक्सर वह बरामदे में आकर कार्निस की ओर उदास भरी आंखों से ताका करता। उसे कुछ नहीं दिखाई देता तो वे थे चिड़िया के जोड़े। शायद वे फिर लौट कर आए। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद 20वीं सदी के उपन्यास सम्राट में 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लमही ग्राम में अवतरित होकर भारत की साहित्य भूमि को कृतार्थ किया। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, परंतु वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। एक समृद्ध परिवार में जन्मे धनपत के जीवन में परिवर्तन तब आया जब अल्पायु में ही माता की मृत्यु, बड़ी बहन का विवाह उपरांत ससुराल विदा हो जाना और विमाता के दुर्व्यवहार ने इन्हें एकांत प्रिय बना दिया। ज्ञान पिपासा ने इनमें पढ़ने की रुचि जागृत की। पिता की मृत्यु के पश्चात आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए इन्होंने स्वयं ही अपनी पढ़ाई पूरी करने का निश्चय किया। कार्य तथा अध्ययन दोनों साथ साथ चलता रहा। उम्र में बड़ी पहली पत्नी के बेमेल स्वभाव और विचार ने उनके जीवन को जिस घने बादल से ढक दिया था, दूसरी पत्नी शिवरानी देवी के आने के बाद
वह कोहरा छट गया। बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ उनका विवाह उनके क्रांतिकारी विचारों का द्योतक है। विदुषी पत्नी उनके विचारों की सहभागिनी बनी और जीवन के अंत तक उन्होंने उनका साथ दिया। वैसे तो असरारे माबीद इनका पहला लघु उपन्यास था, परंतु हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद के रूप में आविर्भाव होने की पृष्ठभूमि देश प्रेम से जुड़ी कृति सोज़े वतन की प्रतियों का अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त होना था। इस घटना के पश्चात हिंदी जगत को धरोहर के रूप में प्रेमचंद की लेखनी का वरदान मिला, जिसने कल्पना और तिलिस्म की उड़ान भरते किस्से कहानियों को घर परिवार और देश समाज से जोड़ दिया। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी लिखकर इन्होंने हमें समझाया कि हमारे रक्त की आखिरी बूंद तक इस देश के लिए होनी चाहिए। मानसरोवर नामक कहानी संग्रह के 8 भागों में हमें इनकी कथा के इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। एक ओर ईदगाह और बड़े भाई साहब जैसी बाल मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्र और नमक का दरोगा में आदर्श और व्यवहारिकता का द्वंद्व दर्शाया गया है। कफन तक आते आते आर्थिक मजबूरी ने मानवीय संवेदनाओं को परास्त कर हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर दिया। सेवा सदन से लोगों के मन में छाप छोड़ने वाले प्रेमचंद ने सामाजिक मुद्दों को उठाया और समाज को एक नई दिशा दी। प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि और रंगभूमि जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों में व्यक्ति और समाज का असली चेहरा प्रकट हुआ। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में डिप्टी इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगे। बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना और जागरण पत्रिका का प्रकाशन इनके जीवन के 2 मुख्य कार्य थे। मध्यम वर्ग के मानसिक विचारों के द्वंद्व को दर्शाने वाले गबन उपन्यास ने प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1934 में इन्होंने मुंबई फिल्म नगरी में प्रवेश किया और मजदूर फिल्म की सफलता ने इनकी आर्थिक स्थिति को संवारा, परंतु इस फिल्म के क्रांतिकारी विचारों ने सामाजिक विद्रोह छेड़ दिया। इन्हें यह नगरी रास नहीं आई और वे अपनी कर्मभूमि लौट गए। इनका अंतिम, संपूर्ण और सबसे प्रख्यात उपन्यास गोदान एक कालातीत रचना मानी जाती है। एक ओर गांव में किसान मजदूर पर जमींदारों का अत्याचार और दूसरी ओर शहरी आधुनिक मध्यम वर्गीय विचारों के द्वंद्व ने होरी धनिया और मालती मेहता जैसे पात्रों को जीवंत करके इस उपन्यास ने सर्वश्रेष्ठ रचना का श्रेय प्राप्त किया। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था जिसे वे पूरा न कर पाए और 8 अक्टूबर 1936 को इस भारतीय आत्मा का देहावसान हो गया। कलम के सिपाही का यह कहना था कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन मैं कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। नमस्ते, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनाने वाला हूँ। 2 बैलों की कथा। झूरी के पास 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था, तो इसी कारण से वह दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बार झूरी की पत्नी का भाई आया और उन दोनों बैलों को ले गया। वह बैल आश्चर्य हो गए कि कहाँ और क्यों ले जा रहा था। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं, लेकिन वह दोनों पकड़ के घर पहुंचवा दिया। घर आने के बाद गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसको दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात हुई
उन दोनों ने रस्सी जोर से काट डाली और निकल दिए। सुबह झूठी जब उठा तब उन दोनों बैलों को अपने स्थान पर खड़े देखकर उन प्यार से उनके ऊपर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी को जलन हो गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वो गाड़ी को गड्ढे में धकेल लेगा, लेकिन हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे उसके घर पहुंच गया। घर आने के बाद उसने उनसे सख्त काम लेना शुरू किया। वह हर रोज उनसे हल चलवाता और जब तक उन्हें मारता पीटता। वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में छोटी लड़की रहती थी। वह चुपके से रात को दोनों को रोटी खिलाती, लेकिन एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। फिर वो लड़की वहां आ गई और उन दोनों बैलों को खोल दी। हाँ, उसके बाद वो निकल लिए। आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें एक सांड दिखाई दिया। वह सांड बहुत क्रोध और गुस्से में था। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने जोर से पीछे से उस पर चोट लगाई। वह सांड घबरा गया। वह चाहता था तो वो किसी एक का मारकर कचुम्बर निकाल देता, लेकिन यहाँ तो दो थे। वह सांड धूम दबाकर भाग गया। मोती कुछ दूर उसके पीछे भागा, लेकिन हीरा ने उसे जाने न दिया। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे जब बढ़े तब उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी गहरी और तेज हो गई। वह चुपके से खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कांचे हाउस में बंद कर दिया। लेकिन हीरा और मोती ने देखा कि कांचे हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। वह यहाँ कहाँ फंसे, उन दोनों ने सोचा। वह रात हुई। उन दोनों ने सोचा अगर दीवार तोड़ दी जाए तो भागने में आसानी होगी। मोती दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 2-4 चोटों में ही दीवार टूट गई। पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे, उसके बाद बकरियां। मोती ने सींग मार मार कर गधों को भी वहां से निकाल दिया था। अब उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह हुई। उन कांचे हाउस वालों ने उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया, लेकिन नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन दोनों को खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव ले जा रहा था। रास्ते में मार खाते खाते, भूख सहते सहते वो दोनों और भी कमजोर हो गए थे। लेकिन एक स्थान पर उन्हें ये रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा और पता नहीं कहां से उनमें दम आ गया कि वो तेजी से आगे बढ़े। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी उन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन वह दोनों बैल भी अपने स्थान पर पहुंच ही गए थे। सूरी जब बाहर आया तब उन दोनों बैलों को फिर से अपने स्थान पर खड़े देखकर उनसे लिपट गया। तब तक तो व्यापारी भी वहां पहुंच चुका था। मोती ने आंख दिखाना था, वो व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा चिल्लाते हुए, लेकिन झूरी की पत्नी वहां आई और उन दोनों बैलों के माथे चूम ली। धन्यवाद। कलम का सिपाही। धन्य हुई लम्ही की धरती, धन्य हुई जिसे पाकर
अजायब के घर एक अजायब ने चमक बिखेर दिया कर। गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ था, पर पूंजीवाद के सामने अभिमान से खड़ा हुआ था। काया थी कमजोर, मगर इरादों से मजबूत था। उसके सच के आगे हारा हर एक झूठ था। कृषक कामगारों से ही जिसने खुद को जोड़ा था, जिनके दुख के आगे बाकी का दुख थोड़ा था। धरती की छाती चीर कर सोना उगलवाता है जो, भूखे रहकर भी अन्नदाता कहलाता है जो। ब्याज चुकाते जीवन बीता, ब्याज नहीं चुक पाता जिसका, उसके बाद सपूत संभाले भारी कर्ज का बोझ उसका। उस किसान की पीड़ा से धनपत की छाती फटती, आठों पहर जिसकी आंखों से उसकी छवि कभी ना हटती। महाजनी सभ्यता को उसने जमकर ललकारा था। उसकी चिंतन धारा के मूल में सर्वहारा था। सदगति में क्या सदगति पाई, दुर्गति उसकी दिखती है। छुआछूत और भेदभाव की पोल यहाँ पर खुलती है। ठाकुर के कुएं का पानी सबके लिए नहीं हो सकता, पर ईश्वर प्रदत्त वस्तु पर रोक भला कैसे हो सकता। जीते जी जो थर पर रोया, छटफट करते प्राण निकले, उसे आज कफन देने को देखो, आज सभी है निकले। थोड़ी का गोदान हुआ, क्या स्वर्ग से मिल पाया होगा। केवल यहाँ नरक भोगा था, वहाँ नरक ही पाया होगा। उसकी अनगिन रातों ने हल्कू को ठिठुराया था। बूढ़े भगत के मंत्र ने धनिकों का सिर झुकाया था। उस नवाब की वतन परस्ती सोजे वतन में निखर आई थी। उस सिपाही की कलम बनी तलवार से शासन घबराई थी। प्रेमचंद, तुम चंद्र नहीं, रवि के जैसा देदीप्यमान हो। साहित्य की आकाश गंगा में तुम अविचल विराजमान हो। कोटि नमन है तुम्हें प्रेमचंद, कैसे कोई भुला पाएगा। अपनों में अपने जैसा ही हर कोई तुझको पाएगा। अपनों में अपने जैसा ही हर कोई तुझको पाएगा। बड़े घर की बेटी आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वो यहाँ नाम मात्रा का भी ना था। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह तो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है,
इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी को भावच की ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गोलियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते ताज का मजा चखाते। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आया करते थे, तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हाल नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए और बोला, तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक न झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही कहा, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनका बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ अपने पिता की बात काटते हुए बोले, लाल बिहारी की इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। उनका बहुत आदर करता था। भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या करते हैं, उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि अब वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया।
वह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया के मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर के कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। प्रेमचंद। हेलो। हाँ, अच्छा, प्रेमचंद के बारे में लिखना है। देखती हूँ क्या नया लिख सकती हूँ। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत भूमि पर ऋषियों के ज्ञान का उत्स भी है। वास्तव और उपेक्षा की नीरव गाथा भी। आज जब समाज में किसानों की आत्महत्या आम बात हो गई है, न जाने क्यों विचारों की खिड़की से एक साहित्यकार बार बार झांकता है। वह कोई और नहीं, प्रेमचंद है। प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक ऐसी शख्सियत जिस पर हजारों लेखनी ने अपनी स्याही उड़ेल डाला। ऐसे प्रेमचंद के बारे में लिखना आसान नहीं। इसी कश्मकश में कुछ सोच रही हूँ। तभी ऐसा लगता है एक आदमी मेरी तरफ चलकर आ रहा है। गंदे मटमैले धोती कुर्ता पहने, चेहरे पर थकावट और आंखों में कई प्रश्न लिए। पास आकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए पूछता है, प्रेमचंद पर लिख रही हो और मुझे पहचाना नहीं? प्रेमचंद की स्याही से निकला हुआ मैं अमर पात्र हूँ। मैं अचंभित हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह मुझे झकझोरते हुए कहता है, ध्यान से मुझे देखो, मैं वही होरी हूँ जो जीवन का है, मर्यादा की रक्षा के लिए जीता रहा, जिसकी गाय पालने की एक मात्र इच्छा अधूरी की अधूरी रह जाती है, जिसका जीवन एक दिन लोग की भेंट चढ़ जाता है। प्रेमचंद के गोदान में मेरी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। आज हजारों किसानों में क्या मैं जिंदा नहीं हूं? चारों ओर एक सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे में एक और दूसरा व्यक्ति बड़े जोश के साथ मेरी ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है उसे किसी का भय नहीं। करीब आकर एक अनचाही हंसी हंसता है और वही सवाल दोहराता है, प्रेमचंद पर लिख रही हो?
और मुझे नहीं पहचाना? मैं बलराज हूँ, प्रेम आश्रम का बलराज हूँ। मैं भी आज प्रेमचंद की बदौलत ही यहाँ हूँ, इस हिंदुस्तान के किसान नौजवानों का प्रतिनिधि जो अन्याय नहीं सहता। मैं सोचता था प्रेमचंद की अन्य पात्रों की तरह सहमा हुआ नहीं हूँ। जब तक जीऊंगा इंसान के अधिकार के लिए जीऊंगा। पर मैं भटक रहा हूँ अपने जैसे युवा बलराज की तलाश में। कोई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आज किसान ही अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते। क्यों? निरुत्तर हूँ, क्या कहूँ? अनायास से घेरे ने मुझे घेर लिया है। ये घेरा प्रेमचंद के पात्रों का है जो यथार्थ भूमि की धरातल पर उतारे गए थे। होरी, बलराज, मनोहर, अमरकांत, प्रेमशंकर, हल्को और न जाने कौन कौन। मेरे हाथ में थमी लेखनी को बल मिलता है। क्यों बने इस देश में कोई किसान? पूछते हैं आज भी प्रेमचंद के पात्र। क्या मिलता है? क्या बदला है? भूख, खुदकुशी, कर्ज या अपमान? जब सिर पर ऋण का बोझ लगता है, आत्मसम्मान का कफन जलता है। औरों को अन्न देने वाला अन्नदाता क्यों खुद मुट्ठी भर अन्न पर पलता है? प्राणों की आहुति देकर ही क्यों कहलाता है वो महान? बरबसी मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या मैं कुछ लिखने से बचना चाहती हूँ? मेरी लेखनी में सियाही तो है, तो शब्द क्यों नहीं? प्रेमचंद के पात्र मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहे। मैं भी बचना चाहती हूँ इस समाज की तरफ, इन पात्रों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से। मगर न जाने क्यों मुझे घेरे खड़े हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे जागता हुआ करुण स्वप्न देख रही हूँ और इसका अंत शायद ही कभी हो। नमस्ते, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है मीठू और उसका लेखक है प्रेमचंद। लखनऊ में सर्कस कंपनी आई थी। वहाँ पे उनके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के जानवर आए थे। उसमें एक बंदर था, उसका नाम था मिट्टू। बहुत सारे बच्चे आए थे जानवरों को देखने। उसमें एक बच्चा था, उसका नाम था गोपाल। उसको मिट्टू बहुत पसंद आया। वो घंटों तक उसको देखते रहा। वो अपने घर से मटर, चने और केले लाता और खिलाता। एक दिन गोपाल ने सुना था कि सर्कस वाले यहाँ से दूर जाने वाले हैं, इसलिए वो उदास होकर घर चला गया। गोपाल वो अपनी माँ से कहा कि अम्मा मुझे कतरनी दे दो, मैं मीठू को खरीदूंगा। माँ ने कहा कि बेटा बंदर तो हमारे दोस्त होते ही नहीं है, वो हमें परेशान करेंगे, पता नहीं किसी को काट भी देंगे और हमें कुछ सुनना पड़ेगा। इसलिए वो गोपाल रोने लगा और माँ ने उसे एक ठंडी दे दी। वो मिट्टी से अच्छे से साफ करके चलने लगा मिट्टू को खरीदने, और उसने देखा मिट्टू तो है ही नहीं। मिट्टू भाग में गया। उसके बाद गोपाल ने
सर्कस वाले को बोला कि मुझे 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 मिट्टू दोगे? तो सर्कस वाला हंस कर बोला कि अगली बार आऊंगा तब मैं मिट्टू दे दूंगा। उसके बाद गोपाल उदास होकर चला गया। उसके बाद वहाँ पे वो चला गया और वहाँ पे एक चीता रहता था। उसके वो पास गया और उसके बाद चीता ने अपना पंजा निकाला और उसको बांधने लगा। वो छुप गया गोपाल, और पता नहीं चीता का पंजा गोपाल के पास चला गया और पता नहीं कहाँ से मिट्टू आ गया और उसके पंजे पे चढ़ गया, पंजे को काटने लगा। उसके शेर ने अपना दूसरा पंजा उठाया और घायल कर दिया। उसके बाद गोपाल रोने लगा। उसके बाद गोपाल के रोने से सारे लोग आ गए। उसके उन सब ने देखा था कि वो मिट्टू तो बेहोश है। उसके बाद उसका खून मिटाया और वो मलहम लगाया। उसके बाद उसको होश आया और उसने कहा कि अभी क्यों रोते हो? तो ठीक हो गया। और उसके बाद मिट्टू की मरहम पट्टी होने लगी। उसके बाद मिट्टू ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सर्कस का दूसरे जगह जाने का दिन। उसके बाद गोपाल बहुत ही उदास था। तो सर्कस वाला बोला कि तुम मिट्टू को क्या करोगे? तो गोपाल ने कहा कि मैं उसको घर ले जाऊंगा, मैं उसका खेलूंगा और अपने थाली में खिलाऊंगा। और सर्कस वाला बोला कि अच्छी बात है, बिना तुम्हें अठंडी लेने के लिए बोला था, इसलिए तुम मिट्टू को ले सकते हो। तो सर्कस वाला मिट्टू को गोपाल को दे दिया और वो अपने गोद में रखा और वो गोपाल को लगा कि उसको कुछ राज मिला है। और उसके बाद मिट्टू उतरा और उसके पीछे पीछे चलते रहा। और उसके बाद वो खेलते कूदते उसके बाद वो घर चले गए। धन्यवाद। है।